में we will start the introduction to the financial management. ठीक है. Today we'll discuss about the financial management. Financial management means planning, organizing, directing, and controlling the financial activity of the firm and utilize the fund of the organizations. We can arrange the funds for the organization so procurement process can be easily in the organization. And financial management has various elements that requires the specific attention, or we may call it the scope of the financial management as well. मीन्स हमें एक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल नीड्स की, फाइनेंशियल फंड्स की, प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस के लिए उसमें हम सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज को प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, कंट्रोल करेंगे. इसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इंट्रोडक्शन में इंक्लूड द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स के कॉल्ड एज, जिसे हम कैपिटल बजटिंग बोलते हैं. इन्वेस्टमेंट इन द करंट एसेट्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट डिसीजन कॉल्ड एज द वर्किंग कैपिटल डिसीजंस. And next is the financial decisions. Management always take the financial decisions relate to the raising of the financial from various sources, which will depend on the decision on the type of source and period of financial and cost of financial एंड द रिटर्न देयर बाय. उसके थ्रू हमें क्या रिटर्न हो रहा है, कंपनी जो डिसीजंस ले रही है मैनेजमेंट को, उससे क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या उसकी कॉस्ट कैसे फाइनेंस की मैनेज हो रही है, ये सारा हमारा एक फाइनेंशियल डिसीजन में इंक्लूड होगा. ऑल एक्टिविटीज इंक्लूड इन द फाइनेंशियल डिसीजंस. नेक्स्ट इज द डिविडेंड डिसीजन. हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? यस यस सर, आ रही है. Yes, sir. ठीक है. Next is the dividend decision. The financial manager has to take the decision with regard to that net profit distribution. जो एक फाइनेंशियल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक फॉर्म को जो भी हमारा नेट प्रॉफिट हो रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन कैसे किया जाए. नेट प्रॉफिट आर जनरली डिवाइडेड इनटू टूज. डिविडेंड फॉर द शेयर होल्डर्स के लिए या रिटेन प्रॉफिट के लिए. जो हमारा डिविडेंड फॉर शेयर होल्डर्स के लिए रहता है उसमें हम डिविडेंड एंड रेट ऑफ इट हैज टू बी डिसाइड. उसके रेट डिसाइड करता है मैनेजमेंट, उसके रेट्स क्या रहने चाहिए डिविडेंड्स के हमारे. और रिटेन प्रॉफिट्स में अमाउंट ऑफ रिटेन प्रॉफिट हैज टू फाइनलाइज व्हिच विल बी डिपेंड अपॉन द एक्सपेंशन एंड द डिवर्सिफाइजेशन प्लान ऑफ द एंटरप्राइज. उसे कैसे कैसे हमने प्रॉफिट को अलग अलग पार्ट्स में लगाना है. नेक्स्ट हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव. After going through this unit, you should be able to understand the role and scope of the financial management, understand the evaluation of the financial management, and understand the various decision taken by the financial manager for the betterment of the firm, company के betterment के लिए. Understand the concept of economic and accounting profit. इस concept सॉरी को चेतन हमने सर, ये कौन chapter सा में यूनिट है? सॉरी चेतन सर, यूनिट ये कौन आपका सा है ये वाला? यूनिट नंबर 8 चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ओके सर. आप चाहो तो 5 मिनट इस यूनिट को खुद भी पढ़ सकते हो, देख सकते हो क्या क्या इसमें है. जो मैं लेके चल रहा हूँ, मैं आपकी बुक से ही लेके चल रहा हूँ. आई विल टेक कंटेंट फ्रॉम योर बुक. ओके सर. ठीक है. ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अंडरस्टैंड द रोल एंड स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. मीन सबसे पहले रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करना. अंडरस्टैंड द इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैसे कैसे किस किस स्टेप्स में हमने इसे इवेल्युएशन करना है. इसके फेजेस होते हैं जिसमें हम ट्रेडिशनल फेज, उसमें हम मॉडर्न फेज, ये सारा हम कवर करते हैं. हमारे फेजेस आते हैं इवेल्युएशन में. Understand the various decisions taken by the financial manager for the betterment of the company, and understand the concept of economics and accounting profits. Next is the evaluation of the financial management. Financial management emphasized as a distinct field of study in the present business scenario. Evaluation of financial management may be divided into three broad phases: traditional, transitional phase, and modern phase. Let us discuss these phases in the brief. In the traditional phase, the focus of financial management was on the certain events which require funds, like the
Example, merger, expansion, merger, and reorganization, etc. And traditional phase were also characterized by the having emphasis on the legal and procurement aspect at that point of time of functioning of the company was regulated by the Plato. And another striking characteristics of the tradition phases were that the financial management was designed and practiced from the outsider point of the view, mainly those of investment banker, leaders, and regulatory agency and other outside interests. During the traditional phases, the nature of the financial management was the same, but more phases was laid down on the problem faced by the financial manager in area of the fund analyzing, planning and control. मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन को जो फंड्स आ रहे हैं वो देखेगा उसे कैसे कंट्रोल करना है और उसे हमने कैसे लगाना है, उसकी प्लानिंग के साथ ही फाइनेंस मैनेजर अपने डिसीजंस लेगा और उन जो फंड्स रेज हो रहे हैं, फंड एनालाइज कर रहे हैं, उन्हें प्रॉब्लम उनके बीच में क्या क्या आ रही है उन फेजेस को भी देखेगा और उसे कैसे सोल्व करना है उसे अपनी टीम से डिस्कस करेगा और उसके बाद वो डिसीजंस लेगा उसे कंट्रोल करने के लिए. Modern phase is characterized by the application of the economics theories and the application of the quantities method of analysis. Distinct feature of the modern phases are जिसमें हमारा आता है changes in the macroeconomic situation that has a broadened scope of the financial management. Core focus how on rational matching of funds to their uses in the light of decision criteria. मीन्स इसके अंदर हम क्या क्या चेंजेस करेंगे, फाइनेंस मैनेजर ये डिसाइड करेगा हमें अपने इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिक जो भी हमारी सिचुएशन है हमारी फॉर्म में, उसे क्या क्या चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, हमें फंड्स को कैसे यूज करना है, वो डिसीजन उसके डिपेंड करता है कि फॉर्म में किस बेटरमेंट के लिए वो डिसीजन लेता है. Advance in the mathematics and statistics has been applied to the financial management, especially in the area of financial modeling and demand forecasting and risk analysis. ये सारा हमारा इसमें कवर किया जाएगा. मींस हम ये सारे गोल में कवर करेंगे, हमारे फेजेस आते हैं. अब इसके बाद इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम कवर करेंगे. एक बार आप पढ़ लीजिए इसे, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट हमारा चलेगा सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोवाइड पाथवे टू अटेन द गोल ऑब्जेक्टिव इन द ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, हम फाइनेंस मैनेजमेंट जो भी प्लान कर रहे हैं उसमें सबसे पहले फाइनेंस मैनेजर अपने गोल सेट करेगा कंपनी के मैनेजर से, कंपनी के डायरेक्टर से बात करके कि उसमें हमने कंपनी की रिक्वायरमेंट फंडिंग की क्या क्या है और उसे कैसे हमने यूज करना है, यूटिलाइज करना है, उसके गोल ऑब्जेक्टिव को सेट करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी के लिए. Main duty responsibility of financial manager is to ensure measures the organization efficiency through the proper allocation, acquisitions and management. ये सब चीजें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है हमारी. इट प्रोवाइड गाइडेंस इन फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग चलेगी पूरे ईयर्स की, फाइनेंशियल ईयर्स की. इट एसिड्स इन द एक्वायरिंग द फंड्स फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज. अपने शेयर होल्डर से फंड्स लेना, अपने बैंक से जो उनसे उनके रिलेशन है वहां से फंड रेज करना, जो लोन देती है कई बार कंपनी कुछ सिक्योरिटीज रखवा के उसके बेस पे फंड रेज करना. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मेक द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज विच रिजल्ट इन द मैक्सिमम प्रॉफिट. जिससे इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट मिले इन रिसोर्सेज को यूज करके. लास्ट 5 decades have the witnessed rapid industry development and policies of the globalization and liberalization, as a result of which financial activities have undergone चेंजेस. जो भी इसमें चेंजेस आ रहे हैं, मीम लास्ट हम ये विटनेस है इंडस्ट्री में. देखिए, रैपिडिटी चेंजेस आ रहे हैं डेवलपमेंट के. कंपनी की जो पॉलिसीज हो रही है वो भी कंपनी चाहती है कि वो ग्लोबलाइजेशन हो. उसके
उसके बेस पे एक फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करता है कंपनी को कैसे ग्रो में लेके आना है और आगे डिसाइड करना है किस तरीके से कंपनी को आगे लेके जाना है। इसकी सिग्निफिकेंस में हम ये कह सकते हैं डिटरमाइनेशन ऑफ बिजनेस सक्सेस, साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट लीड्स टू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विच इज की फैक्टर ऑफ फॉर द सक्सेसफुल एंटरप्राइज के लिए रहता है कि मींस वो जितने भी कंपनी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसे प्रॉपर वे में यूटिलाइजेशन करें। और इफ वी एनालाइज द फैक्टर वी विच लीड टू एन एंटरप्राइज टर्निंग सिक, वन ऑफ द मेन फैक्टर would be mismanagement of financial resources. Financial management helps in preparation of the plan for growth, development, diversification and expansion and their successful execution. इसका मेन पर्पस क्या होता है कि हमारे प्रिपरेशंस करना प्लानिंग के हिसाब से कि कंपनी ग्रो करे, उसकी डेवलपमेंट हो और जो फाइनेंशियल फंडिंग आ रही है उसे अलग अलग फैक्टर्स में, रिवेन्यू में, सेल्स में, परचेज में, अलग अलग कंपनी के शेयर मार्केट्स में अलग अलग पैसे को डिवाइड करके लगाया जाए जिससे कि उस पैसे का फंडिंग का प्रॉपर वे में यूज हो सके। Optimum utilization of the resources. One of the basic objective of financial management is to measure the input output in the monetary terms में देखना। And since the financial manager are responsible for allocation of the resources, and they are also responsible to ensure the that resources are used in the optimum manner। मीन्स फाइनेंशियल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आ रहे हैं, जो कंपनी की फंडिंग आ रही है उनके लिए डिसाइड करना और फंडिंग को कैसे यूज करना है और फंडिंग को कैसे यूटिलाइजेशन करना है जिससे कंपनी बेटरमेंट आगे वे में चल सके, उस कंपनी को प्रॉफिट हो और उनकी रेवेन्यू अच्छी जनरेट हो। In fact, the failure of the business enterprise is not due to the inadequacy of the financial resources। अगर कंपनी के पास प्रॉपर वे में फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, बट इन द रिजल्ट ऑफ द डिफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज in a country like India, where capital is the source, effective utilization of the financial resources is of the great significance। मीन्स जब हम अगर अगर अपने इंडिया में कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं बिजनेस में, तो हमारे लिए सबसे पहला वो स्टेप्स आता है, ग्रेट सिग्निफिकेंस रहता है कि हम कितनी इन्वेस्टमेंट अपने बिजनेस में लगा सकते हैं जिससे बिजनेस हमारा आगे हम रनिंग में उसे चला सकें। फिर फोकल पॉइंट ऑफ द डिसीजन मेकिंग। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट is a focal point of decision making as it provide various tool and technique for the scientific financial analysis। Some of technique of financial management are the comparative financial statement, budgeting, ratio analysis, variance analysis, cost volume, profit analysis। These tool help in the evaluating the profitability of the project। यानी कि कंपनी अगर किसी प्रोजेक्ट में काम कर रही है तो हम उसमें देख सकते हैं क्या क्या टेक्निक हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूज करके हम कंपेयर भी कर सकते हैं हमारे लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करंट ईयर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, कंपनी आगे कितना ग्रो में जा रही है, क्या क्या वेरिएंस एनालिस किए हैं, क्या उसमें प्रॉफिट एनालिस किया है। इसी तरीके से कंपनी अपने फाइनेंस मैनेजर अपने डिसीजन मेकिंग में चेंज करेगा और उस पॉइंट व्यू से बिजनेस को आगे अच्छे वे में, बेटर वे में आगे एनालाइज करने के लिए फाइनेंशियल अपनी प्लानिंग्स बनाएगा। मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस आता है। परफॉर्मेंस ऑफ फॉर्म इज मेजर बाय इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बेस पे आता है। वैल्यू ऑफ द फॉर्म इज डिटरमाइंड बाय द क्वांटम ऑफ द अर्निंग, कितनी अर्निंग उन्होंने की है, एसोसिएट रिस्क विद द दिस अर्निंग, और मार्केट में क्या क्या रिस्क उसे देखने को मिले हैं कंपनी को अर्निंग के टाइम पे, उस क्या क्या फेस किया, उसे रिस्क को कम करना। फाइनेंशियल डिसीजन लेगा फाइनेंस मैनेजर विच इंक्रीज अर्निंग, ताकि रिड्यूस रिस्क हो सके और अर्निंग ज्यादा हो सके, विल एनहांस द वैल्यू ऑफ द फर्म, जिससे कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी। नेक्स्ट आता है बेसिक ऑफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एंड कंट्रोल। ये इसके मेन सारे फेजेस है जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन लेगा वो जो सिग्निफिकेंस है इसकी सारी इंपॉर्टेंस, ये सारी सिग्निफिकेंस कवर होगी इसमें, वी कवर द सिग्निफिकेंस। ये पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए, पता होने चाहिए।
अब बेसिक ऑफ प्लानिंग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल आता है. ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ द फॉर्म रिक्वायर्स रिसोर्सेज आउटले विच आर यूटिलिटी मेजर इन द मॉनेटरी टर्म्स. मीन्स कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज में एवरी डे जो भी रिसोर्सेज उसमें कंपनी यूज कर रही है, अपनी फंडिंग, अपनी अर्निंग को यूटिलाइज कर रही है, मॉनेटरी टर्म्स में वो करेगी और उसके बेस पे वो प्लान करेगी उसे कैसे अर्न करना है. फाइनेंस डिपार्टमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. बीइंग नोडल डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं, इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द प्लानिंग ऑफ द मोस्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट के साथ डिसाइड करता है. सोचो अगर परचेज डिपार्टमेंट ने कोई परचेज ऑर्डर क्रिएट करना है, वो भी अपना परचेज ऑर्डर क्रिएट करने के बाद वो अप्रूवल के लिए कहाँ भेजेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास. अगर मान लो सेल्स डिपार्टमेंट कोई चीज सेल्स करता है, उसकी जो अर्निंग आ रही है कंपनी के पास, उसकी इनकम आ रही है, पेमेंट्स रिसीव हो रही है, वो भी किसके पास जाएगी? फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास. मींस ये एक मीडिएटर रोल है जो सबको एक साथ लेके चल रहा है. अगर पेरोल डिपार्टमेंट है, वो अगर पे कर रहा है अपने एम्प्लॉयज को, वो भी किससे लिंक है? फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास. क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता है कितनी पेमेंट्स का बजट बन रहा है और उस बजट के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? फंडिंग एलोकेशंस करेगा ताकि एम्प्लॉयज को पेमेंट हो सके. मार्केट और ऐसे परचेज डिपार्टमेंट को भी वो एलोकेशन देगा कि इतने तक की आप परचेज कर सकते हो, लिमिट सेट कर देगा. With the planning of the cost of the activities of various department, since most of activity of firm require the coordination among various department, ये सबसे बीच में एक coordination का काम कौन करेगा? हमारा finance department. And facilitate this coordination by supplying the requisite information. Since the result of various activities are measured in the monetary terms, again the financial department is closely involved in control एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटीज. इन सबको मॉनिटरिंग करना, कंट्रोल करना, ये सारा हमारा सबसे ज्यादा क्लोज कौन सा डिपार्टमेंट है, किसका वर्क है? फाइनेंस डिपार्टमेंट का. नेक्स्ट आता है एडवाइजरी रोल. स्क्रीन विजिबल हो रही है आप लोगों को? मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? यस हाँ यस सर, दिख विजिबल रहा है. है। यस ठीक है, दिख रहा है। नेक्स्ट आता है एडवाइजरी रोल. फाइनेंस मैनेजर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. ये सारा फाइनेंस मैनेजर पे डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सक्सेस लेके जाना है, कैसे डेवलप करना है, कंपनी के लिए क्या क्या प्लानिंग्स करनी है, कैसे उन्हें कोऑर्डिनेशंस करना है. ऑल डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट. इट्स ऑल डिसीजंस फॉर द कंपनी टेकन बाय द फाइनेंस मैनेजर. ठीक है, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द कंपनी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी. Next, we discuss the information generator for the various stakeholders in modern era where the business manager are trustee of public money. कंपनी देखिए अपनी फंडिंग अरेंज कर रही है, शेयर्स निकाल रही है, शेयर होल्डर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो मार्केट से क्या अर्निंग कर रही है? फंडिंग को. और वो कहाँ लगाती है फंडिंग? अपने ग्रोथ के लिए. कंपनी अपने ग्रोथ में, बिजनेस में, ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स आपने सुना होगा, म्यूचुअल फंड में भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं. वो फंड कहाँ जाते हैं? कंपनीज में जाते हैं, कंपनी की डेवलपमेंट में. उसकी जो अर्निंग होती है उसका हमें इंटरेस्ट मिलता है ना, हमें उसका प्रॉफिट मिलता है. कंपनी के प्रॉफिट से मार्केट की प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है. इट इज एक्सपेक्टेड दैट द फर्म प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस शेक होल्डर अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द फर्म. ठीक है, ये डिपेंड करता है कि फंक्शनिंग कैसी है कंपनी की. वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू प्रोवाइड टाइमली इंफॉर्मेशन टू वेरियस स्टेक होल्डर्स. वो एक कंपनी का फाइनेंस मैनेजमेंट ही टाइमली इंफॉर्मेशन अपने वेरियस शेक होल्डर्स को प्रोवाइड करता है ताकि शेयर होल्डर्स उसके बेस पे डिसीजन ले सके कि कब शेयर्स के रेट बढ़ रहे हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है और कितना उसमें इन्वेस्ट करना है. नेक्स्ट आगे चलते हैं हम. Finance management is the process of managing the funds both of for individual and organization to ensure proper utilization of fund. ये finance management के अंदर ही आता है. हमारा मेन चीज ये है, is the process of managing of fund both for individual and organization to ensure proper utilization of fund. यानी कि कंपनी के जो भी फंडिंग है, जो भी इन्वेस्टमेंट से, जो फाइनेंशियल डिसीजन से, जो डिविडेंड डिसीजन है, जो लिक्विडिटी डिसीजन है, उन्हें प्रॉपर वे में यूज किया जा सके कंपनी के बेटरमेंट के लिए. ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वर्क एज अ गाइडलाइंस फॉर मैनेजिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज को मैनेज करना फॉर्म की. इफ यू फॉलो द कोर प्रिंसिपल देन
you will never become financial loser. To get the most benefit from the financial action, and person need to be careful enough to handle the risk and return trade balance. मार्केट में रिस्क को कवर करना, रिस्क को कम करना, रिड्यूस करना और ट्रेड बैलेंस को रिटर्न करना, ये एक फाइनेंस मैनेजर मैनेजर का एक डिसीजन होता है जिसे वो लेके चलता है, कि उसे बहुत केयरफुली इन चीजों को लेके चलना होता है जिससे कि कंपनी को रिस्क कम से कम हो. Broad principle of the corporate finance are the investment decision, financing decision, dividend decision and liquidity decision. ये हमारे, अब हम इन phases को decision को cover करेंगे. ये हमारे corporate finance के एक principle होते हैं, चारों principle माने जाते हैं. Principle of finance management में हम कहते हैं investment decision, financing decision and dividend decision and liquidity decision. ये हम cover करेंगे. ठीक है, मैं सामने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले रहा आपको शो कर रहा हूँ, एक बार आप देख लो, इसे पढ़ लो, फिर इसे लेके चलते हैं. सबसे पहला इसमें आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. मीन्स कंपनी अपने बेटरमेंट में जो फंडिंग आ रही है कंपनी के पास, एक मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट में ये देखा जाएगा उस फंडिंग को कहाँ लगाना है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसके रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा वो हमारा फाइनेंस मैनेजर लेगा. फाइनेंस मैनेजर टेक द डिसीजन फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी, कहाँ कहाँ उस फंडिंग को यूटिलाइज करना है, और जिससे कंपनी का रिस्क भी कम हो सके, कंपनी कम रिस्क में काम कर सके और अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बढ़ सके. ये सारा इसके अंदर हमारा आता है. ठीक है, और इसके अंदर हमारा रेट ऑफ रिटर्न भी डिसाइड किया जाएगा. डेट इन्वेस्ट मींस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रेट ऑफ रिटर्न डेट एंड इन्वेस्टर कुड earn by investing in the financial asset of the evaluate risk. यानी कि रिस्क को भी देखते हुए हमने कंपनी के बेटरमेंट के लिए इन्वेस्टर करना जिससे अर्निंग अच्छी हो और फाइनेंशियल एसेट्स में रिस्क कम लगे. नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंशियल डिसीजंस लेना. फाइनेंशियल डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कंपनी की बेटरमेंट के लिए. इसमें हम कंपनी की एडीआर देखते हैं, जीडीआर कवर करते हैं, इक्विटी बाउंड्स को कवर करते हैं, डिवेंचर्स को कवर करते हैं. ये सारे इसके एग्जाम्पल है. ठीक है, अनदर important area where financial management play important role in deciding when, where, from and how to acquire fund to meet the firm investment need. मतलब कि कंपनी की इन्वेस्टमेंट नीड को देखते हुए कब, कहाँ और कैसे फंडिंग को जरूरत पड़ेगी उन्हें और कहाँ उसे लगाना है, उस डिसीजंस को लेना, ये फाइनेंशियल डिसीजंस में आता है. ठीक है, जिससे हमारा बेटर कंपनी में सारे फाइनेंशियल फंड्स को रेस किया जा सके, फाइनेंशियल फंडिंग हमारे मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में लग सके. ठीक है, इसके एग्जांपल हमने दिए हुए यहाँ पे. रेजिंग फंड्स हमने जैसे एडीआर, जीटीआर, ये ईपीआर, इक्विटी बाउंड, डिवेंचर्स. कोर इशू इन फाइनेंशियल डिसीजन टू मेंटेन द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म. इट इज अनदर वर्ड्स टू हैव द राइट मिक्स ऑफ द डेप्ट एंड लोन, जो हमारे कंपनी के ऋण होते हैं, इक्विटी जो शेयर्स होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर. ये दोनों से बनता है हमारा, दोनों की मिक्स होती है. कंपनी लोन भी प्रोवाइड करती है और अपनी कैपिटल्स में जो अर्निंग है शेयर्स के थ्रू वो करती है. इन द case of the power equity form, zero debt forms and shareholders return the should be equal to the firm returns रहती है उनकी. use of debt affect the risk and the return of shareholders. In case cost of debt is used in the form, rate of return the shareholders return is going to the increase. मीन्स अगर हम डेप्ट के अकॉर्डिंग शेयर होल्डर इक्विटी की बात करें, उसमें हमें मार्केट में अच्छा अर्निंग मिलती है ना, क्योंकि डेट में आपको पता है कि हमारा एक रेट फिक्स होता है और ज़्यादा हमारा प्रॉफिट नहीं होता उसमें. चेंज इन द शेयर होल्डर रिटर्न काउज बाय चेंज इन प्रॉफिट.
ठीक है, ड्यू टू यूज ऑफ डेब्ट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल डिवर्स, ये माना जाता है। उसके बाद हमारा आता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड्स कंपनी निकालती है अपने। डिविडेंड डिसीजन इज द थर्ड मेजर फाइनेंशियल डिसीजन माना जाता है। शेयर प्राइस ऑफ द फर्म इज द फंक्शन ऑफ द कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद द शेयर्स। ठीक है, शेयर प्राइस ऑफ जो भी हमारी फॉर्म का होता है वो फंक्शन कैश फ्लो की तरह हमारे शेयर में आता है। शेयर प्राइस एट द गिवन पॉइंट टाइम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो एसोसिएटेड विद होल्डिंग ऑफ शेयर्स। ठीक है, दिस कैश फ्लो आर द डिविडेंड, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और जो फाइनेंशियल फाइनेंस मैनेजर होता है हैज टू डिसाइड व्हाट प्रोपोजिशन ऑफ द प्रॉफिट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स, उसका कितना शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, और ये प्रोपोजिशन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड की तरह किया जाता है। ठीक है, जो हम जिसे हम डिविडेंड पे कहते हैं आउट रेशो, एंड रिटेन प्रोपोजिशन ऑफ द प्रॉफिट इज नोन एज द रिटेंशन रेशो मानी जाती है। ठीक है, जो प्रॉफिट आ रहा है हमारा, और बाउंड्स भी निकलते हैं। बाउंड शेयर आर द शेयर इशू टू द एग्जिटिंग शेयर होल्डर विदाउट एनी चार्ज। ठीक है, कंपनी अपने बाउंड्स भी इशू करती है, उसमें भी एक इंटरेस्ट इशू करती है, कॉर्पोरेट बाउंड्स इशू किए जाते हैं, बहुत सारे लोग उसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। आरबीआई के भी अपने कॉर्पोरेट बाउंड्स निकलते हैं। फिर आता है हमारा लिक्विडिटी डिसीजंस। फर्म मस्ट बी एबल टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल कमिटमेंट टू एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट द फर्म शुड मेंटेन द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द लिक्विड एसेट्स। जितनी भी कंपनी की लिक्विड एसेट्स है उसे मेंटेन करके रखना, इंश्योर करना, ये हमारा लिक्विडिटी डिसीजन में आता है। लिक्विडिटी डिसीजन आर कंकर्न विद द सर्टिफाई बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को फुलफिल करना। फाइनेंशियल मैनेजर शुड ट्राई टू synchronize द कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो को, दोनों को साथ लेके चलता है। इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स इफेक्ट द फॉर्म प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी पे, दोनों पे डिपेंड करता है। ये सारा हमारा फाइनेंस मैनेजर ही डिसीजन लेगा। लिक्विडिटी डिसीजन भी हमारा फाइनेंस मैनेजर ही लेके चलता है। ये आपकी एक्सरसाइज आ गई है। ठीक है, इसमें आपको सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट की पूछी हुई है, जो मैंने डिस्कस की थी। प्रिंसिपल चार हमारे, तीन मेजर प्रिंसिपल थे वो डिस्कस हो गए। ठीक है, बोर्ड फेजेस हो गए हमारे डिस्कशन इवेल्युएशन ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट में। अब अगला हमने जो टॉपिक लेके चलना है, ऑब्जेक्टिव फाइनेंस मैनेजमेंट लेके चलना है। एक बार आप पढ़ लीजिए इसे, फिर इसे डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। यस सर। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंस मैनेजमेंट के सबसे पहले हमारे आते हैं फॉर ऑप्टिमम फाइनेंस फाइनेंशियल डिसीजंस लेना। ठीक है, जो एक फाइनेंस मैनेजर लेता है कंपनी के मैनेजर डायरेक्टर के साथ मिलके, कंपनी के फंडिंग को डिसाइड करने के लिए, कंपनी के अलग अलग फंड्स को एलोकेट करना, किस डिपार्टमेंट में कितना फंड लगाना है, और उनके पेमेंट्स कैसे देखनी है, और बिजनेस के रिस्क को कैसे कम करना है। ठीक है, जिसमें उसके गुड रिलेशन रहते हैं अपने इन्वेस्टर्स के साथ, एम्प्लॉयज के साथ, कस्टमर्स के साथ। तो हम इसमें ये कह सकते हैं, इट इज essential to define objective of finance management. These objectives serve our decision criteriations and financial as a functional area of business के लिए रहता है। An objective finance management must be in the turn with the overall objective of business के लिए रहता है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए रहता है। बिजनेस अपने आप में खड़ा रहे, वहां पे सर्वाइव करे और उसकी ग्रो हो।
In the order to survive in the business and to grow, a business must earn sufficient profit, earn कर सके, and maintain good relation with the investor, employees, customer and other group of the society. मीन्स कंपनी की अपनी मार्केट में पहचान बनी रहे, अपने इन्वेस्टर्स के बीच में अपने अच्छे रिलेशन बने रहे, अपने एम्प्लॉय के साथ अच्छे रिलेशंस बने रहे। अगर सोचो एम्प्लॉय को सैलरी टाइम पे नहीं आएगी, एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चले जाएंगे। सेम अगर इन्वेस्टर्स को मार्केट में अच्छे रिलेशन नहीं होंगे तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। कंपनी की गुडविल, उनके फाइनेंशियल अकाउंट्स, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के हर कोई कंपनी में इन्वेस्ट करता है, उनके शेयर्स परचेज करता है। एंड कस्टमर्स के साथ भी अच्छे रिलेशन होने चाहिए और सोसाइटीज के अदर ग्रुप्स के साथ भी। ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सीक टू अचीव द फ्लोइंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले इसमें एंश्योर एडिक्वेट एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ फंड टू द बिजनेस होना चाहिए। हमारा बिजनेस को सप्लाई फंडिंग की टाइम पे और रेगुलर होनी चाहिए। प्रोवाइड अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न टू द सप्लायर ऑफ द कैपिटल। ठीक है, ताकि सप्लायर कैपिटल में अपने फेयर रेट्स को जज कर सके। ensure efficient utilization of capital according to the principle of the profitability। कंपनी को प्रॉफिट बने, इक्विटी में रहे, सेफ्टी रहे। डिवर्स आर डिफाइंड सिस्टम फॉर इंटरनल इन्वेस्टमेंट ऑफ एंड फाइनेंशिंग में आता है कि इंटरनल इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल बिल्कुल टाइम पे सिस्टमेटिकल ऑर्गेनाइजेशन में रहनी चाहिए। मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बाय डेवलपिंग अ सोर्स एंड द इकोनॉमिकल कम्बाइनेशन ऑफ द कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज में प्रॉपर ये हमारी मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डेवलपिंग होनी चाहिए ताकि कंपनी अपना स्मूथली वर्क कर सके। टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट विद द एक्टिविटी ऑफ अदर डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और एक कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए अदर एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारा परचेज डिपार्टमेंट हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो। Generally, maximize of a economic welfare of its owner is accepted as the financial objective of the firm. ठीक है, but the question is how does one maximize the owner's economic welfare? Financial expert differ while finding a solution to the problem. There are two well known criteria in this regard: profit हमारा मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये कंपनी में दो फैक्टर डिपेंड करते हैं हमारे। ठीक है। सबसे पहले हमें अगर कंपनी की ग्रोथ में चाहिए तो एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हमेशा इस सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे। सबसे पहले एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में आता है प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग और द प्रॉफिट अर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ कंपनी इज टर्म टू एज द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कि कंपनी में हम प्रॉफिट के थ्रू अर्निंग को कैसा बढ़ावा दें। मीन्स ये कंपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने गोल्स को सेट करते हुए प्रॉफिट अर्न कैसे करें। ठीक है, इट इज बेसिकली अ शॉर्ट टर्म गोल इज प्राइमरी कन्फाइंड टू द अकाउंटिंग एनालिस्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर्स के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि हमारा लास्ट ईयर का कितना प्रॉफिट था और कंपनी ने मैनेजमेंट ने क्या डिसीजन लिया जिससे वो अपने प्रॉफिट को बढ़ा सके और अपने रिस्क को कम कर सके, इग्नोर कर सके। इट इग्नोर्स द रिस्क एंड अवॉइड द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। ठीक है, इट मेनली कंसर्न एज टू हाउ द कंपनी विल सर्वाइव एंड ग्रो इन द एग्जिटिंग कॉम्पिटिटिव बिजनेस इन्वायरमेंट, ताकि वो सर्वाइव कर सके अपने साथ वाले कॉम्पिटिटिव बिजनेस इन्वायरमेंट के साथ भी कंपटीशन में आगे आ सके। ठीक है। वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज इज द वेलफेयर ऑफ इट्स ओनर्स। ये एक ओनर्स के सबसे पहले डिसीजन में आता है कि कंपनी का जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो बिजनेस और ओनर के वेलफेयर के लिए सोचे। उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए ओनर और बिजनेस को फायदा पहुंचाना, ताकि वो प्रॉपर मैक्सिमाइज प्रॉफिट अर्निंग में अचीव करे और उन्हें कंपनी को लॉस ना हो। जिसके लिए वो क्या करेगा, अपने बिजनेस की पॉलिसी चेंज करवाएगा, फाइनेंशियल डिसीजन चेंज करेगा। फाइनेंशियल डिसीजन किससे रिलेटेड चेंज कर सकता है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस प्लानिंग से रिलेटेड, डिविडेंड से रिलेटेड ऑफ द फॉर्म। ठीक है, जो उसे मैक्सिमम क्या देगा, प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो प्रॉफिट अर्निंग के लिए सारे डिसीजंस लिए जाएंगे। ये हमारा इसमें आता है जैसे कि रेशनल टेस्ट ऑफ बिजनेस परफॉर्मेंस, मीम सोर्स ऑफ द इंस्पायरेशंस, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, बेसिक ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये सारा चलता है इसमें। इसके ड्रॉबैक्स भी ये, इसमें रिस्क को इग्नोर किया जाता है।
ठीक है, मनी को, टाइम वैल्यू को इग्नोर किया जाता है, ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी इग्नोर किया जाता है। लेकिन ये सारा कंपनी के बेटरमेंट के लिए की जाती है, क्योंकि जितना कंपनी रिस्क लेगी उतना उसे प्रॉफिट होगा। बिजनेस एक्चुअली जो भी आपका ग्रो करेगा वो रिस्क के बेस पे ही करता है, आपको पता है। कुछ कंपनी को डिसीजन ऐसे लेने पड़ते हैं जो कंपनी मैक्सिमम अर्निंग के लिए रिस्क, जैसे हम कहते हैं ना, हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट ज्यादा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कॉर्पोरेट बाउंड और जो हमारे डेप्स होते हैं उससे अच्छी अर्निंग हमारी इक्विटी से हो जाती है। इक्विटी एकदम से रिस्की ऊपर। भी होता है ना, हाँ, वो रिस्की भी रिस्की भी होता है, होता हाँ, इसलिए रिस्क को भी हम इग्नोर उसमें कर सकते हैं, ये इसका ड्रॉबैक एक आता है। और साथ में हमें टाइम वैल्यू ऑफ द मनी को भी इग्नोर करना पड़ता है। तो क्योंकि मार्केट में हमें देखना होता है कि अभी कैसे कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, कंपनी कैसे आगे अपने फाइनेंस मैनेजर उसका डिसाइड करेगा किस फंड में क्या यूटिलाइजेशन होता है। और ऐसे ही हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन आता है। एबिलिटी ऑफ कंपनी टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इट्स स्टॉक फॉर द शेयर होल्डर इज नोन एज द वेल्थ मैनेज मैक्सिमाइजेशन। यानी कि जो हमारे स्टॉक की वैल्यू जो इंक्रीज करे, एबिलिटी ऑफ ए कंपनी टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इट्स स्टॉक फॉर शेयर होल्डर इज नोन एज द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन उसे कहते हैं। इट इज द लॉन्ग टर्म गोल होता है एंड इन्वॉल्व वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे सेल्स हमारा हो गया, प्रोडक्ट हो गया, सर्विस एंड मार्केट शेयर्स हो गया, ये सारा इन्वॉल्व किया जाता है। इट एज्यूम्स द रिस्क एंड रीऑर्गेनाइजेशन द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। ठीक है, इसमें भी वही चीज आ गई, आप कह रहे हो रिस्क रहता है और टाइम वैल्यू भी देनी पड़ती है हमें। हमें वेट करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म वेट होता है ना, जैसे आज हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कभी हम 5 साल बाद जाकर उस शेयर्स को बेच रहे हैं या किसी म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, हम कहते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, शॉर्ट टर्म मत करो उसके अंदर, क्योंकि लॉन्ग टर्म के प्रॉफिट अच्छे होते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के प्रॉफिट इतने अच्छे नहीं होते है ना, उसमें हमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी बन जाता है हमारा। इट मेनली है कंसर्न विद द लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑफ द कंपनी and hence it's concerned more about the fetching the maximum chunk of the market share to attain the leadership the positions। objective of the profit मैक्सिमाइजेशन ये है डिस्कस, अब हमने किया है सारा का सारा। और ये से हमें मेन बेनिफिट क्या है, मींस मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, ये हमारा मेन आता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेदर देन द प्रॉफिट मैक्सिमम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज टेकन द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट। ठीक है, इसे हम वैल्यू मैक्सिमाइजेशन भी कहते हैं और इसका दूसरा नेम क्या है इसका, नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन भी। अब हम इस पे डिफरेंस को कवर कर सकते हैं, इनकी डेफिनेशंस को लेके, इसके फोकस को लेके और मार्केट रिस्क को लेके, यूजेस को लेके। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज डिफाइंड एज द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस रिसोर्सेज एम एट द इंक्रीजिंग द वैल्यू स्टॉक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, इसका मीम इक्विटी पे फोकस रहता है और इसका इट डिफाइंस द मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एम एट द इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ये प्रॉफिट के मैक्सिमाइज इंक्रीज करने पे फोकस रखता है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और वेल्थ में मैक्सिमाइजेशन हमारा एक मार्केट में शेयर होल्डर्स के आगे अपनी वैल्यू बढ़ाना, उन पे ट्रस्ट बनाना, इस पे फोकस रखता है, ताकि शेयर होल्डर का इंटरेस्ट कंपनी के शेयर्स पे कम ना हो, ज्यादा से ज्यादा उनके शेयर्स बिके और शेयर होल्डर्स इंक्रीज हो कंपनी के। फोकस पे आता है, फोकस ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म तक शेयर होल्डर्स को जोड़े रखना, अपने साथ बढ़ाना। ठीक है, शेयर होल्डर्स कंपनी में इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म तक रखे उनके शेयर्स में। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में आता है फोकस ऑन द इंक्रीजिंग द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन द शॉर्ट टर्म। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म हम जैसे कॉर्पोरेट बाउंड होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, आपको पता है 6 मंथ्स के लिए, 1 ईयर्स के लिए, वो हम कह सकते हैं। इसमें इसमें रिस्क रहता है, इट कंसीडर द रिस्क, ये रिस्क को बहुत ज्यादा कंसीडर करता है। अनसर्टेनली इनहेरिटेंट इन द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी। कई बार मार्केट डूब रही है तो आपको पता है, जैसे गोल्ड बढ़ रहा था अभी, तो शेयर मार्केट्स के रेट कम हो रहे थे, आपको सुना होगा, आपने सुना था, अभी गोल्ड के रेट बहुत ज्यादा बढ़े थे, काफी कंपनीज के हाँ सर, शेयर। अभी बढ़ा हुआ है सर। यस और सर, उसके यस सर। सर शेयर मार्केट बहुत डाउन है। नहीं नहीं, अभी तो बराबर हो गया भाई। अभी बराबर नहीं हाँ, हुआ, लॉस हो गया मेरा। अरे हाँ बिल्कुल, तुम्हारा बीच में गलत गोल्ड पोर्टफोलियो जब चूज भी करो बढ़ता नहीं। है, गोल्ड कभी भी बढ़ता है तो हमेशा शेयर के रेट कम होते हैं। ठीक है,
तो इस चक्कर में रिस्क रहता है इसमें ज्यादा, और इसमें इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हमारा रिस्क कवर नहीं होता है। इसमें सर्टेन बाउंड आते हैं, कॉर्पोरेट बाउंड्स हो गए हमारे, कुछ सिक्योरिटीज हो गई कॉर्पोरेट की, जिसमें हमें 6% 7% एक फिक्स रेट दे रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। वी इन्वेस्ट एज पर द प्लान, फिक्स रेट। एंड नेक्स्ट इज द यूजेस। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम यूजेस पे आते हैं, और इट हेल्प्स इन अचीविंग अ लार्जर वैल्यू ऑफ द कंपनी वर्थ में हमारी इन्वेस्ट रहती है, विच में रिफ्लेक्ट इन इंक्रीज मार्केट शेयर ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये मार्केट शेयर को इंक्रीज करता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में इट हेल्प्स इन अचीविंग द एफिशिएंसी इन द कंपनी डे टू डे ऑपरेशन टू मेक द बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसी के बेस पे सारे आगे डिसीजंस लिए जाते हैं। मीम इसकी हेल्प क्या होती है, डिसीजंस कंपनी के प्रॉफिट को बढ़ाना। ठीक है, अलग अलग देखो दोनों में डिफरेंस है, ये इनका मेजर डिफरेंस कवर हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम इस वाले पार्ट पे आते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट और वर्सेस अकाउंटिंग प्रॉफिट। एक बार आप ये पढ़ लीजिए, अब इसे डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट है अगला टॉपिक हमारा। अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट आर द टू वे टू मेजर इन बिजनेस कंपनी अर्निंग। हम कंपनी में अर्निंग कर लें या बिजनेस में अर्निंग कर लें, बात एक ही है। मीन्स हमारा टू वे होते हैं मेजर करना कंपनी की अर्निंग को, कंपनी को कितना रिवेन्यू हो रहा है जनरेट, कितनी अर्निंग हो रही है। दिस मेजरमेंट कैन हेल्प ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स के लिए हेल्प करता है, मैनेजमेंट के लिए हेल्प करता है, एंड इन्वेस्टर के लिए भी हेल्प करता है मेक फ्यूचर बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए, सर ताकि वो दूसरा दूसरा टर्म क्या बोला आपने, वीनस डिसीजन? दूसरा टर्म मैंने बोला था कंपनी अर्निंग, कंपनी अर्निंग या फॉर्म अर्निंग कह लो, ऑर्गेनाइजेशन अर्निंग कह लो। ठीक है, जो अकाउंटिंग एंड हमारी इकोनॉमिक्स प्रॉफिट है आर द टू वे टू मेजर अ कंपनी अर्निंग और ऑर्गेनाइजेशन अर्निंग, दोनों में काम करता है, एक ही चीज है। दिस मेजरमेंट कैन हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स के लिए हेल्प करता है, इन्वेस्टर्स के लिए हेल्प करता है मेक फ्यूचर बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए, एक्सेस देयर कंपनी करंट हेल्थ के लिए, कि कंपनी की कितनी हेल्थ फाइनेंशियल पोजीशन है, कंपनी लॉस में तो नहीं है, कंपनी बहुत ज्यादा डाउन तो नहीं चली गई, कंपनी की अर्निंग कैसे इंक्रीज करनी है। और जो लीडर्स होते हैं बिजनेस लीडर्स में कौन आते हैं हमारे, एक तो फाइनेंस लीडर आ गया, हमारा मैनेजमेंट आ गया। वो क्या लेगा, हमारे बिजनेस को डिसीजंस लेगा कि बिजनेस की ग्रो के लिए क्या डिसीजन लेना, जिससे बिजनेस करंट टाइम में सरवाइव कर सके और आगे ग्रोथ में जाए, है ना, उसके लिए हम ये दो चीजें कवर करते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट इज द कंपनी नेट अर्निंग, नेट अर्निंग होती है ऑन इट्स इनकम स्टेटमेंट से पता लगती है, वेयर एज इकोनॉमिक प्रॉफिट इज द वैल्यू ऑफ कैश फ्लो मानी जाती है, डेट्स जनरेटेड अबव ऑल अदर कॉस्ट को इंक्लूड की जाती है। अदर कॉस्ट हमारी क्या होगी, इसमें टोटल रिवेन्यू जो होगी उसमें से हम क्या करते हैं, एक्सप्लिसिटी कॉस्ट को लेस कर देते हैं और प्लस इम्प्लिसिटी कॉस्ट को हम जोड़ देते हैं। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता था इकोनॉमिक्स प्रॉफिट का, तो उसके बेस पे हमारी इकोनॉमिक प्रॉफिट निकल आती थी, टोटल रिवेन्यू लेस हमने एक्सप्लिसिटी कॉस्ट करना प्लस इम्प्लिसिटी कॉस्ट को ऐड कर देना। फिगर इंक्लूड्स ऑल रिवेन्यू कंपनी जनरेट्स एंड डिडक्ट ऑल एक्सपेंसेस को किया जाता है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रॉफिट इज द नेट इनकम मानी जाती है हमारी, शोन इन द इनकम स्टेटमेंट, एंड फिगर इंक्लूड ऑल रिवेन्यू कंपनी जनरेट्स एंड डिडक्ट ऑल एक्सपेंसेस को किया जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉफिट डेफर क्यूट द सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द अकाउंटिंग प्रॉफिट से अलग है। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द नेट इनकम, net income, economic profit consider a company free cash flow which is the actual amount of cash generated by the business। मीम हम ये कह सकते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कॉस्ट। ठीक है, वेयर कॉस्ट इंक्लूड द
बोथ एक्चुअल बिजनेस कोस्ट को इंक्लूड किया जाता है, जिसमें हमारे वेजेस आ गए बिजनेस कोस्ट में, और हमारी मटेरियल कॉस्ट आ गई, हमारा रेंट आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गए। ये सारे हमारे एक्सप्लिसिटी कॉस्ट मानी जाती है। और इम्प्लिसिटी कॉस्ट में हमारी पेमेंट्स आ जाती है। ठीक है, पेमेंट्स दैट आर नेसेसरी टू सिक्योर द नीडेड रिसोर्सेज, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गई हमारी। ठीक है, अब इसका एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको गिवन है अकाउंटिंग प्रॉफिट अगर निकालना हो, टोटल रिवेन्यू लेस हम क्या कर देते हैं, अपनी एक्सप्लिसिटी कॉस्ट को कर देते हैं, इसे लेस कर देते हैं। एक्सप्लिसिटी कॉस्ट में मैंने बताया था आपके वेजेस मटेरियल कॉस्ट ये इंक्लूड होता है, ये सारे हमारे लेस हो जाते हैं। और जो हमारे इम्प्लिसिटी कॉस्ट होती है उसके अंदर हमारे पेमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। ये फॉर्मूला है हमारा नीचे, अकाउंटिंग कॉस्ट इक्वल टोटल रिवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गई। और इकोनॉमिक कॉस्ट का, प्रॉफिट का, अर्निंग का फॉर्मूला है टोटल रिवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिटी कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिटी कॉस्ट। ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अब आप ये वाला टॉपिक देखिए, एजेंसी रिलेशनशिप। एजेंसी रिलेशनशिप में क्या आता है देखिए हमारा, जब हमारी कोई फॉर्म, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हेन फॉर्म आर स्मॉल। ठीक है, कि हमारी कंपनी छोटी होती है तो वो क्या करती है, छोटी कंपनी, स्मॉल कंपनीज, वो हमारी पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाती है, पार्टनरशिप में वो आ जाती है, कवर हो जाती है। ठीक है, और वो मिल के डिसीजंस लेते हैं एक एजेंसी के थ्रू। ठीक है, when firm are small they usually function as sole partnership firm or partnership firm where owner or partners make the decisions ले सकें। as the volume and complexity of business increase, sole partnership firm convert themselves into public limited company में change हो जाती हैं, जिसे हम नाम देते हैं joint stock companies। With increased geographical spread and other complexity, often it is not possible for the owners to look after all the aspect of the business। डिसीजन मेकिंग पावर इज डिलीगेट टू द मैनेजर। एजेंट्स के लिए हो जाता है, एजेंट इज द पर्सन हु एक्ट फॉर एन एक्सपर्ट पावर ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन और ग्रुप ऑफ द पर्सन। यानी कि एक एजेंट अलग वे में डिसीजन लेगा, एक काम करेगा। हमारा पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन whom agent represent is refers to the principal। एक मीन्स हम एक एजेंट को आगे लेके आ रहे हैं और एजेंट हमारे थ्रू रेफर कर रहा है हमारे प्रिंसिपल्स को। एंड रिलेशनशिप बिटवीन द एजेंट एंड द प्रिंसिपल इज द एजेंसी रिलेशनशिप माना जाता है। ठीक है, एंड देयर इज अ एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर एंड शेख होल्डर, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। मीन्स हमारी जो एजेंसी रिलेशनशिप है वो मैनेजर और जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी, उनके बीच में काम करती है, उनके बीच में एसोसिएशन का वर्क करती है। प्रॉब्लम रिलेटेड विद द एजेंसी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स भी रहती है जिसे हम डिस्कस करते हैं। In agency relationship, agent is the charge and with the responsibility of acting of the principal and is the best interest of the principal. But it is possible that agent may act in the fashion which serve his and her own self-interest rather than the that of the principal। In the recent year we have the witness numerous corporate funds। ये अलग अलग फंड्स होते हैं हमारे, एक्सर फंड्स, इरोन फंड्स, ये कंपनी है, where the agent has misappropriate with the authority vested in them by the principals। ठीक है, प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द एजेंसी रिलेशनशिप with can manifest in many ways। ठीक है, one most common being the misuse of power and authority by the manager।
ठीक है, जैसे कि उसने सही बिजनेस की फंडिंग को यूज नहीं किया, ठीक है, वहां पे से कंपनी को उसका बेनिफिट नहीं मिल पाया, तो वहां पे मिसमैच हो जाता है, वहां पे मिस यूज हो जाता है पावर का ऑथोरिटी बाय द मैनेजर, विच इंक्लूड द फाइनेंशियल मिस अप्रोप्रिएट यूजिंग द फंडिंग ऑफ द कंपनी फॉर पर्सनल सेल्फ, उसने अपने पर्सनल यूज के लिए कर लिया। ठीक है, ये सारा इसके अंदर हमारा आता है। नेक्स्ट मैनेजर, और हम ये ले सकते हैं फॉर एग्जांपल सेल्स में, इसमें हम आ जाते हैं मैनेजर में include in the practice which would result in the short run but prove the detrimental in the long run, जैसे कि एग्जांपल ओवर स्टॉकिंग हो गया, वेरियस जो भी हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ऑफरिंग हग डिस्काउंट ज्यादा दे देना, ठीक है, डंपिंग ऑफ गुड्स, ये सारा इसके अंदर इंक्लूड हमारा होता है। Cost of agency relationship, in order to minimize the potential for the conflict between the principal interest and the agent interest, certain costs are to be accrued by the principal as well as the agent, ये दोनों के थ्रू cost को bear किया जाता है, and cumulated effect of these costs is refers to the agency cost मानी जाती है, जो दोनों bear करते हैं। agency cost are थ्री टाइप्स की होती है, इसमें मॉनिटरिंग cost आती है, हमारी बाउंडिंग cost आती है, और रेजिडुअल कॉस्ट इंक्लूड की जाती है। मॉनिटरिंग कॉस्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि जो हमारा कॉस्ट है एक्यूट बाय द प्रिंसिपल टू द मॉनिटर के लिए एंड लिमिट एक्शन ऑफ द एजेंट के लिए, इन कंपनीज द शेयर होल्डर्स में रिक्वायर द मैनेजर टू periodically report on their activities by like the audited financial statement, cost of a resource spent on the preparing these statement on the monitoring cost। another example हम ये कह सकते हैं implicit cost acquired, जो भी हमारी implicit cost है वो उसके जो खर्चे हुए, and principal limit the decision making power of the agent, by doing so the principal may मिस प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, ये इसमें इंक्लूड की जाती है। बाउंडिंग कॉस्ट में हमारा दीज आर द कॉस्ट एक्वायर्ड बाय द एजेंट के थ्रू की जाती है टू इंश्योर प्रिंसिपल दे विल एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल रहता है इसमें। फिर रेजिडुअल कॉस्ट आती है, रेजिडुअल कॉस्ट इज द रिमेनिंग कॉस्ट आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ द अबव कॉस्ट, जिसमें हमारी मॉनिटरिंग कॉस्ट भी इंक्लूड रहती है और बाउंडिंग कॉस्ट भी इंक्लूड रहती है। ये हमारे कोस्ट हो गई, सारे तीनों टाइप्स की कोस्ट हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चैलेंजिंग फाइनेंशियल लैंडस्केप। चेंजिंग फाइनेंशियल लैंडस्केप है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एक बार आप पढ़ लीजिए फिर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट चलें आगे।
हाँ जी सर। नेक्स्ट है हमारा चेंजिंग फाइनेंशियल लैंडस्केप। एवरी कंपनी हैज वेरियस बिजनेस यूनिट दैट हेल्प इन इट्स फंक्शन एंड ग्रो। आपको पता है हर एक कंपनी अपने बिजनेस यूनिट को, अलग अलग डिपार्टमेंट को अच्छे ढंग से चलाना चाह रही है और उसकी ग्रो देखती है ना। ये हर एक कंपनी का पहला फेज होता है। और ऑफ दिस डिपार्टमेंट, अलग अलग कंपनी में डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। ये सारे डिपार्टमेंट स्मूथली वर्क करें। It is probably finance that exit even before company has started working. वो इसमें फाइनेंशियल तौर पे काम करना चालू चालू करती है, ताकि परचेज डिपार्टमेंट टाइम पे परचेज कर सके, सेल्स डिपार्टमेंट टाइम पे कंपनी के लिए सामान को बेच के रिवेन्यू जनरेट कर सके, है ना। और पेमेंट डिपार्टमेंट टाइम पे पेमेंट कर सके अपने कस्टमर्स को, अपने सप्लायर्स को, है ना, जहाँ पेमेंट रिसीव भी कर सके अपने कस्टमर से। It is the finance people who decide if a venture is viable and how it can earn revenue to sustain itself. ठीक है, ये डिसाइड करना कि हम मींस हमारी जो अर्निंग होगी वो कैसे होगी और कैसे हमने रिवेन्यू को बढ़ाना है। For such an important department, it is essential to have the excellent management. Financial is necessary and critical part of an organization. It is difficult for profit making and other organization to sustain themselves for long without proper finance. ठीक है, तो मीम सबसे पहले इसमें ही देखा जाता है हमारे लिए फाइनेंशियल नीड क्या क्या जरूरत है, किस क्रिटिकल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पैसा पहले लगना चाहिए। ठीक है, और हम डिफिकल्ट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए रहता है प्रॉफिट अर्निंग करना और मार्केट में अदर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को स्टेबल रखना लॉन्ग टर्म के लिए। तो इस रीजन से efficient मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल एंड वाइबल इन द लॉन्ग रन के लिए। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू द ये सारा, ताकि कंपनी लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सके और अच्छी अर्निंग कर सके, ये फाइनेंस मैनेजमेंट डिसाइड करेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। This term refers to the effective and efficient planning, organizing, directing, controlling financial activity and process of the organization. ये तभी पॉसिबल है जब हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग होगी और फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग कंपनी में हर एक चीज ऑर्गेनाइज की जाती है, डायरेक्टिंग की जाती है और कंट्रोल रहता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज के ऊपर, ताकि सारी चीजें इफेक्टिव वे में और फास्ट वे में काम कर सके। ठीक है, ये तब आता है हमारा। पास्ट टू decades has been witnessing the radical changes in the financial system world over. Significant changes which have been taking place over the years are low interest rate, जैसे एक्सचेंज कंट्रोल, हमारा डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, लेस इंटरमीडिएशंस, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द हाइब्रिड फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन, इंक्रीज रिस्क एक्सप्लोजेशन, वॉलेटिलिटी इन द कमोडिटी प्राइसेस, ये सारा इंक्लूड इसके अंदर हमारा रहता है। इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन वेयर द पार्टनर जो भी हमारे होते हैं मे हैव सी द रनिंग ऑफ द फॉर्म, नो सेपरेट फाइनेंशियल डिपार्टमेंट इज एस्टेब्लिश। मीन स्मॉल डिपार्टमेंट में इजी हैंडल कर सकते हैं। जो बिग ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट हमारे बनते हैं, मिड साइज में अलग अलग बनते हैं, तो वहाँ फाइनेंशियल एक्टिविटीज ज़्यादा रहती हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट को टाइम पे फाइनेंशियल नीड्स, उनकी फंडिंग को पूरा करना, डिसाइड करना, ये कौन डिसाइड करेगा? एक कंपनी का फाइनेंस मैनेजर फाइनेंस टीम के साथ मिलके, और ताकि हमारा कोई डिपार्टमेंट सफर ना करे। मीन सबको फंड्स एलोकेट प्रॉपर करना, फाइनेंस कंट्रोलर ये सब प्लानिंग के अकॉर्डिंग डिसाइड करेगा, कंट्रोलिंग रखेगा, प्रिपरेशन करेगा एनुअल रिपोर्ट्स को, कैपिटल्स को, वर्किंग कैपिटल को, बजटिंग को, कॉस्ट को, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग बुक्स एंड रिकॉर्ड, पे रोल प्रिपरेशंस रखना, टाइम पे सारे सैलरीज के फंड मतलब कि रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, अपने रेजिंग ऑफ फंड्स शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो भी कंपनी के ट्रेजर रेज कर रहे हैं उनके रिकॉर्ड मेंटेन करना। ठीक है, in addition to this, treasury responsible for cash and receivable management, auditing of accounts को ऑडिट करना, जो अकाउंट्स बन रहे हैं उनकी ऑडिट भी होगी, प्रोटेक्शन भी की जाएगी, सेफ कीपिंग ऑफ सिक्योरिटीज रखी जाएगी, मेंटेनेंस ऑफ रिलेशन विद द बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनके अच्छे रिलेशन मेंटेन रहेंगे, बैंक से अच्छे रिलेशन रहेंगे, ताकि
कंपनी के डिफिकल्ट टाइम पे कंपनी बैंक से लोन ले सके, है ना, बैंक से ओवरड्राफ्ट की सर सुविधा आपका ले सके। स्क्रीन मूव नहीं कर रहा सर, आपका स्क्रीन अब हो रहा है, मूवमेंट हो रही है। अब हो रही है सर। हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजर। ये पढ़िए आप 2 मिनट, ये टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मॉडर्न फाइनेंस मैनेजर। एक मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कंपनी को लेके, एक कंपनी के टास्क को लेके। देखिए सबसे पहले इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है फाइनेंस मैनेजर की, कि कंपनी की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना इसका कंपनी के लिए। आपने देखा है सारे डिपार्टमेंट से डील करता है, सबसे कोऑर्डिनेट का काम भी ये करता है हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट। एक बार आप पढ़िए, फिर मैं इसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो हमारे मॉडर्न फाइनेंस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्कस करना है। पहली बात है, इसका वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि कंपनी में फाइनेंस मैनेजर की पोस्ट होती है जो सबके साथ कोऑर्डिनेट करती है, हर एक डिपार्टमेंट के साथ, चाहे वो हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, चाहे सेल्स डिपार्टमेंट हो, चाहे मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारा पेमेंट डिपार्टमेंट हो या पेरोल डिपार्टमेंट हो। ठीक है, तो इसकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले हमारी आती है। तो स्टूडेंट हमने ये क्या है, इसमें ये भी हम कह सकते हैं कि नाउ डेज हिज रोल इज बिकम मोर एंड मोर प्रोस्पेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस इन सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, मैनेजमेंट के डिसीजंस में हेल्प करता है। रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर आर कन्फाइंड टू रेजिंग द फंड्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। सबसे पहले बिजनेस को फंड्स कहाँ से आएंगे? उनके शेयर होल्डर से, मार्केट से, है ना, उनके कस्टमर से, और उनकी इनकम्स जो होगी, जो अर्निंग होगी, उन्हें बिजनेस में डिसाइड करना कहाँ कहाँ लगाना, कैसे डिवाइड करना। ठीक है, ये सारा डिसाइड करना। इसमें हम ये भी कह सकते हैं, इसमें कुछ कॉम्प्लाइंसेस विद द पॉलिसी एंड प्रोसीजर लेड डाउन बाय द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी के जो भी अपनी कंपनी की पॉलिसी प्रोसीजर्स बनाए हैं, उन्हें पूरा वे में कॉम्प्लाइंस करना, देखना रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से प्रॉपर चल रहे या नहीं चल रहे। कॉम्प्लाइंसेस विद वेरियस रूल्स एंड प्रोसीजर्स आज लेड डाउन बाय द लॉ। ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग होने चाहिए। इंफॉर्मेशन जनरेशन ऑफ वेरियस शेयर होल्डर्स के लिए इंफॉर्मेशन हमारी जनरेट हो टाइम टू टाइम शेयर होल्डर्स के लिए। इफेक्टिव इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, जो कंपनी को फंड्स आ रहे हैं उन्हें प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना। ठीक है, उन्हें प्रॉपर वे में लगाना। और ये सारा टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंस मैनेजर वेरिंग फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस का क्या साइज है, किस टाइप का बिजनेस डील कर रहा है। ठीक है, ये सारा इन सभी टास्क को डिवाइड किया जाता है अलग अलग वे में। अमीम टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर आर डिस्कस बिलो। सबसे पहले इसमें आता है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। Financial manager is also concerned with the planning and forecasting of production, sales and the level of the inventory को लेके चलना। In addition to this, he has also the plan and forecast the requirement of the funds and sources from which funds are to be raised। सबसे पहले फंडिंग को लेके है कि फंड इन्वेस्टमेंट जो भी हमारी इन्वेंट्री से रिलेटेड है, प्रोडक्शन सेल से रिलेटेड है, उसके लिए प्लान करना,
फंडिंग अरेंज करना, फंडिंग को लगाना, यूटिलाइज करना, ये आप सबको पता है। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है एक्वायरिंग ऑफ फंडिंग, एलोकेशन ऑफ फंडिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ फंडिंग। जो फंडिंग हम लेके आ रहे हैं उसे एक्वायर करना, ठीक है, उसे यूज करना बिजनेस में, फिर एलोकेशंस करना, अलग अलग पार्ट में एलोकेशन करना, वेरियस प्रोजेक्ट्स में एलोकेशन करना, सर्विसेज में एलोकेशन करना, फिर उस यूटिलाइजेशन करना, उससे हम फिर अर्निंग्स करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, डिसीजंस लेके उसके, है ना, प्रॉपर ये कंट्रोल्स, एसेट मैनेजमेंट पॉलिसी सारा आता है, डिस्पोजल ऑफ द प्रॉफिट, ये सारी चीजें आता है। फिर उसका प्रॉफिट में आपको पता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ को देखा जाता है, और हमारा कंपनी के प्रॉफिट्स को देखा जाता है ना। इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्टिंग को देखना, लीगल ऑब्लिगेशंस देखना, कोई कंपनी कहाँ टैक्सेशन, जैसे पेमेंट ऑफ टैक्सेशन, सैलरी, पेंशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, ये सारे लीगल ऑब्लिगेशंस में आते हैं। इन्हें लेके वर्क करना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई मार्केट एज पर लो हो रहा है, जैसे कि एम्प्लॉय की एग्जांपल, सैलरी से अगर आप टीडीएस काट रहे हो एज पर स्लैब के अकॉर्डिंग काटा जा रहा है, यानी ये तो नहीं किसी का ज्यादा टैक्स काटा जा रहा है पेमेंट से, किसी का कम काटा जा रहा है। ये यूनिट हमने कंप्लीट कर ली है स्टूडेंट, इसकी समरी आ जाती है लास्ट में, एक बार आप पढ़ लीजिए। ठीक है, समरी में हम ये कह सकते हैं फाइनेंस मैनेजमेंट हैज अंडरगोन सर्वल चेंजेस ओवर द लास्ट 5 decade as the more and more company are raising the funds from the market, both domestic and overseas. Modern phase of financial management is characterized by the application of economics theories and the advanced mathematical and statistical tools होते हैं। Financial management significance is increased day by day as play role of the facilitator and among various departments. An objective of the firm has to change from the profit maximization to that of wealth maximization. प्रॉफिट भी मैक्सिमाइजेशन करना और उसकी वेल्थ भी मैक्सिमाइजेशन करना, ये दो फैक्टर्स निकले यहाँ पे। ठीक है, एजेंसी प्रॉब्लम इज कंसर्न विद द हाउ मैनेजर बिहेव व्हेन एंड डिलीगेट एंड विद डिसीजन मेकिंग पावर्स। ठीक है, मैंने एजेंसीज के साथ मिलके जो छोटी फॉर्म होती है वो किस में स्विच हो जाती है, पार्टनरशिप में, और वो अपने प्रिंसिपल बना के एजेंसी हायर कर लेती है, साथ में वो उसके बेस पे डिसीजंस लेती है, कैसे डिसीजन करना है, कैसा बिहेव करना है, और उसमें क्या क्या उसकी पावर है, ये हमने डिस्कस किया। अब की वर्ड्स में हमारे पास आते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट हम लेके चलते हैं, और इसके अंदर लास्ट हमने क्या पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना, फाइनेंशियल डिसीजंस लेना, डिविडेंड डिसीजन लेना और लिक्विडिटी डिसीजन लेना। ये इस चैप्टर की मीम्स लास्ट में समरी में आ जाता है। ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। सर इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे लगभग, अगर मोटा मोटी 2-4 क्वेश्चन आप बता पाएं, किस टाइप के क्वेश्चन पेपर्स में आ सकते हैं बेसिकली? हाँ, आपका क्वेश्चन अच्छा है। इसमें हमारे ये आ सकता है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रॉफिट एंड मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट, वेल प्रॉफिटलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के रिलेटेड बात हो सकती है, जिसमें हम फाइनेंशियल डिसीजंस, हमारे डिविडेंड डिसीजन, हमारे लिक्विडिटी डिसीजंस ये कवर हो सकते हैं। और साथ में मैंने आपको बताया था इसकी सिग्निफिकेंस बताई थी ना, ऑब्जेक्टिव फाइनेंस मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है, आपकी पूरी यूनिट मैंने कंप्लीट करा दी है स्टूडेंट। ये भी डिस्कस किया जाता है, डिफाइन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड द डिस्कस मीन फंक्शन ऑफ द फाइनेंस मैनेजमेंट, इसके फंक्शन पूछे जा सकते हैं आपसे, और इसके मॉडर्न रोल्स पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द मॉडर्न रोल ऑफ द फाइनेंस मैनेजर, यही है एक इसका फंडामेंटल, या व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डिस्कस द सिग्निफिकेंस इन द बिजनेस मैनेजमेंट, ये सारे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एनी अदर क्वेश्चन आपकी तरफ से students, any other question from your side? नो सर, नॉट फ्रॉम माय साइड। ठीक है, हम मीटिंग को एंड कर दें। ठीक है, मीटिंग एंड कर दें। अटेंडेंस डाल दिया है सर हमने उसमें। अच्छा, अटेंडेंस डाल दिया है, कहाँ पे? ये चैट बॉक्स में सर, सारे लोग उसी में डालते हैं सर। अच्छा अच्छा, मैं देख लेता हूँ एक बार, तब तक आपकी उसको अटेंडेंस सर देख आपको लेता हूँ। नोट करना होगा सर, अच्छा, मैं नोट कर लेता हूँ। पूरा कॉपी पेस्ट कर लीजिए सर। अच्छा जैसे ही मीटिंग एंड करेंगे सर, ये सारा खत्म हो जाएगा, हम लोग का अटेंडेंस नहीं माना हाँ, जाएगा। नहीं मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ इसे, डोंट वरी। अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया है।
मैं नाम भी ले रहा हूँ, ठीक है। मोहम्मद हारून राशिद खान प्रेजेंट है, रामदास प्रेजेंट है, आशुतोष प्रेजेंट है, हितेश कुमार प्रेजेंट है, प्रणव दत्त प्रेजेंट है, संजय कुमार पासवान प्रेजेंट है, विजय कुमार प्रेजेंट है, मोमुद्दीन अहमद प्रेजेंट है, बहुत सारा डुप्लीकेट भी होगा सर, कई लोग बार योगेश बार प्रेजेंट है, नीतिका अरोड़ा धवन प्रेजेंट है, प्रणव दत्त प्रेजेंट है। हाँ, कोई डुप्लीकेट भी आ रहा है, सही कह रहे हो। पवनदीप कोट प्रेजेंट है, विवेक कुमार प्रेजेंट है, रमिंद्रा प्रेजेंट है, राम नंदन प्रेजेंट है, शशि सिन्हा प्रेजेंट है, पवनदीप कोट प्रेजेंट है, योगेश प्रेजेंट है, शबरीलिंग प्रेजेंट है, विजय कुमार प्रेजेंट है, रवि जायसवाल प्रेजेंट है। हाँ, सबकी आ गई है मेरे पास और रिपीट भी हो रही है, ठीक है। मैं आपकी हाँ अटेंडेंस सर, बोलने की जरूरत नहीं है सर, सीधा आप इसको नोट करके अपलोड जहाँ भी करते हैं सर कर दीजिए। ठीक है, ठीक है। एनी अदर डाउट, क्वेश्चन हो सर तो आपका? इसमें अभी आप ही नेक्स्ट आगे का पढ़ाएंगे सर, या वो सर वापस आएंगे रजनीश सर? अभी तो देखो नेक्स्ट क्लास आपकी शायद राजीव सर ही ले गए। अच्छा सर, क्योंकि आज क्या हुआ है ना सर, रजनीश सर जैसे चल रहे थे ना सर, हाँ तो उसमें यूनिट जो है जैसे 7 नहीं हुआ है सर हम लोग का, लेकिन चूंकि अच्छा, आपने तो आज रूटीन के हिसाब से यूनिट 8 पढ़ाया है ना सर। हाँ मैं यूनिट 7 लिख लेता हूँ, आपका पेंडिंग है, ठीक है। यूनिट 7 आपकी पेंडिंग बता रहे हो ना? 6 और 7 दोनों सर। अच्छा, यूनिट 6 भी पेंडिंग है, हाँ सर। ठीक है। तो ये आपकी नहीं हुई यूनिट 6 और 7? हाँ, आज अपने तो यूनिट 8 का क्लास था तो आपने यूनिट 8 ले लिया सर, लेकिन रजनीश सर तो जैसे पढ़ा रहे थे सर उस हिसाब से 6 और 7 अभी हुआ नहीं है सर अभी। अच्छा, जस्ट आपको बता दिया सर, वैसे तो पढ़ लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं आपको नहीं, इन्फॉर्म मैं करना जरूरी ध्यान से रखूंगा ना इस तरीके से। मुझे ये है कि मैं बता दूंगा, आगे कम्युनिकेशन कर देता हूँ ताकि आपकी वो यूनिट हो जाए, है ना? क्योंकि थोड़ा आपने वो स्टार्ट नहीं किया ना सर कि कहाँ तक हुआ है यूनिट। आपने तो देखा होगा कि यूनिट 8 है तो आपने यूनिट 8 स्टार्ट कर दिया। हाँ हाँ तो हाँ हाँ। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है सर, वी कैन डू सेल्फ स्टडी एज वेल, बट अच्छा, बस आपको इन्फॉर्म किया सर मैंने। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वो भी सर बता दूंगा ताकि आपको करा दी जाए वो यूनिट भी। एक्सक्यूज मैं मी सर, आगे सर मैसेज बोल। 9 o'clock से अटेंडेंस डाला हुआ था मैंने, वो उसमें शो हो रहा है क्या लिस्ट में? एक बार दिखाएंगे सर, क्या स्क्रॉल नाम अप है करके आपका? तो। कमल। देखो मैं एक मिनट आपसे लिस्ट शेयर कर रहा हूँ, मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है, एक बार आप चेक कर लेना। मैं स्क्रीन हटा के वो शेयर कर रहा हूँ, डोंट वरी। रेडी? दिख रही है आपको अटेंडेंस वाली शीट? यस सर। यस सर, दिख रहा है। 9/11 स्क्रॉल होती हुई दिख रही है स्क्रीन धीरे धीरे? यस सर। यस यस सर। सर मेरा इसमें मैंने डाला हुआ है पर आपकी लिस्ट में नहीं शो कर रहा है। आ जाएगा, मैं नीचे आ जाएगा, डोंट वरी। अभी चल रही है लिस्ट, आप देखते जाओ धीरे धीरे, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। कमल देख लिया मैंने, आपका 9:11 का आया हुआ है, दिख गया मुझे। ओके ओके, चलेगा सर। 512 है ना एंडिंग तुम्हारा? यस यस सर। हाँ हाँ, वो देख लिया मैंने। ओके ओके। ओके सर, चलेगा सर, आगे। स्टॉप कर दूं मैं शेयरिंग? हाँ सर, स्टॉप कर यस दीजिए सर, ऐसे सर। ऐसे कुछ पता नहीं चलेगा सर। Yes, स्टूडेंट कैसा लगा आपको आज का सेशन? बहुत ही अच्छा था सर, बहुत ही अच्छा। sir, very helpful. गुड सर। थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। हैव अ ग्रेट डे ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। यार ऐसा ये क्लासेस क्या 12 तारीख से लग रही हैं क्या? अरे तो तुम कहाँ लास्ट थे? वीक से। हैं? तुमको नहीं पता है? नहीं नहीं, मेरे पास तो मेल अभी 1-2 दिन पहले ही आया है। नहीं नहीं यार, ऐसे मत बोलो। मेरिट वालों ने सबको भेजा है, मैंने तुम्हारा ईमेल आईडी देखा है, सीसी में था तुम्हारा नाम। नहीं तो मेरे पास जो मेल आया है ना, हाँ
ये मेल मेरे ख्याल में 1-2 दिन पहले ही तो आया है ना मेरे पास। 16 को आया मेरे पास तो। ये देखो मेरे अच्छा। पास मेल मैं सेम हेयर हाँ, मेरे पास भी 2-3 दिन पहले ही मिला है। 2-3 दिन पहले आया है। तुम्हारे पास मेरे मेल पास कब 4 आया? तारीख को आया, 4 तारीख को आया मेरे पास। 4 तारीख को। हाँ, देखो मेरे पास 16 तारीख को मेल आया, उससे पहले कोई मेल नहीं आया है। हाँ 16 को ही आया मोस्टली, मेरे को भी 16 को ही आया। वही है ना, होनहार विद्वान के पास जो है बाद में भेज रहे हैं, उनको क्या जरूरत है। तभी तो 12 तारीख को बच्चे कम, स्टूडेंट्स कम रहे होंगे ना 12 तारीख को मेरे ख्याल में, क्योंकि मेल ही नहीं आया होगा ना लोगों के पास। अरे sir. ओवरफ्लो था भाई, रश था स्टूडेंट्स का। अच्छा, प्रैक्टिकल हो गया, 3-4 प्रैक्टिकल सब लोग ने प्रैक्टिकल हो दिखाया। गया, शुक्ला साहब ने बेहतरीन प्रैक्टिकल करवाया, यार 3-4 देखो सेशन। ये देखो ये कितनी गलत, ये हम लोग आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है ना, तो इसलिए भाई वो- उसमें लिखा, तुम वो वाला देखो ना मैसेज, जो मेन ग्रुप था पहले वाला, अच्छा उसमें सब कुछ लिखा जा रहा है कि हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है। हमने यार कोई उसमें लिंक शुक्ला शेयर जी को करेगा ऐड क्या? किया हुआ है उस ग्रुप दिन। नहीं देख पाए वो, ग्रुप हाँ, में मेल क्योंकि उस दिन अच्छा प्रैक्टिकल करवाया सर ने, एकदम डंडे की चोट पे करवाया है। किस चीज का प्रैक्टिकल करवाया? सही क्लाउड का, बात, सही बात। क्लाउड का। क्लाउड का, हाँ, डंडे की चोट पे एकदम। दो अभी करके दो। डंडे की नोक पे होता है, चोट पे नहीं होता। अरे चोट पे भी होता है यार। प्रैक्टिकल का तो एक ही क्लास हुआ है ना? नहीं, वो चोट पे ही हाँ हुआ हाँ, था। चोट तो कौन से सर थे जिन्होंने डंडे की चोट पे करवाया? शुक्ला साहब। अच्छा, अरे एकदम लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाना था, स्क्रीन शेयर करके लाइव हाँ, एकदम, कोई जैसे कोई भाई क्लासरूम में नहीं, होता है ना। कोई बगैर सर पूछे आगे जा नहीं बोलिए। सकता है। अरे यार मिस कर दिया, बढ़िया क्लास रहा होगा। मिस क्या कर दिया पता ही नहीं था यार। मेल नहीं, ये तो कल भी ये- होगी वो क्लास, कल आप अटेंड कर लेना, तो हाँ। कल फिर से वो डंडे की चोट पे ही होगा। डंडे की चोट पे ठीक है, हम आईडेक्स लेके बैठेंगे तो। अरे गाइस वो लिंक कोई देगा क्या ग्रुप का दोबारा? सो बाय गाइस। सब पे है क्या कौन सा ग्रुप? जिसपे आप लोग कह रहे हैं ना डिस्कस हुआ था ग्रुप में? बहुत लोगों को चोटें लगी थी उस दिन। अच्छा, वो कौन सा ग्रुप है, टेलीग्राम का है या व्हाट्सएप का है, कहाँ पे है वो? हेलो हेलो हेलो, वो- बोले किसी का असाइनमेंट हो गया है क्या? असाइनमेंट Yes, का हो लास्ट गया डेट कब अभी। है? कोई बना के सबमिट कर दिया है क्या? असाइनमेंट कब आया था? थर्ड सेमेस्टर और को कब आया था? हेलो हेलो भाई, आवाज आ रहा है मेरा? हेलो हेलो आकाश, कौन से आरसी से हैं, कौन से साइट से हैं आप? RC1। अच्छा, दिल्ली से हैं। ओहो, किसी का असाइनमेंट हो गया है क्या? अरे कोई जवाब